नमस्कार। अगर किसी देश का चुनाव सरकार बदल दे लेकिन उसकी राजनीति की दिशा पहले से तय दिखे तो असली सवाल चुनाव का नहीं, व्यवस्था का होता है। 12 फरवरी के बाद बांग्लादेश में सिर्फ सत्ता नहीं बदली, एक वैचारिक संतुलन खिसक गया। इसीलिए इस वीडियो को बनाने की आवश्यकता पड़ी। नमस्कार, मैं हूं आलोक वर्मा। यह वीडियो आरोप लगाने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझाने की कोशिश है कि इस बदलाव के बाद ढाका, नई दिल्ली और दक्षिण एशिया के समीकरण किस दिशा में जा सकते हैं। कुछ एनालिटिक्स यानी विश्लेषकों का माने तो उनका मानना है कि इन चुनावों का परिणाम लगभग पहले से अनुमानित था। सब लोगों को एक्सपेक्टेड था कि बीएनपी ही सत्ता पर काबिज होगी, क्योंकि प्रमुख विपक्षी राजनीतिक ताकतें जैसे आवामी लीग जैसी पार्टियां प्रभावी रूप से पूरी चुनाव प्रक्रिया, पॉलिटिकल प्रोसेस, इलेक्शन प्रोसेस से ही बाहर थी। उन पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका था। अगर इस दृष्टि से देखें तो आवामी लीग की अनुपस्थिति केवल एक पार्टी का हटना नहीं थी, बल्कि एक खास वैचारिक धारा का कमजोर होना भी था। भारत के लिए बांग्लादेश के साथ संवाद कोई विकल्प नहीं है, बल्कि यूं कहें कि भारत के लिए यह अब रणनीतिक मजबूरी भी है। पीएम द्वारा नई सरकार को बधाई देना, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला का वहां पहुंचना कूटनीतिक प्रोटोकॉल के तहत एक सामान्य स्टेप है, सामान्य कदम है। लेकिन यह मान लेना कि नई सरकार के साथ रिश्ते शेख हसीना के दौर जैसे होंगे, शायद सच नहीं होगा। अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि अवामी लीग के हटने के बाद बीएनपी और जमात के बीच मतभेद और गहरे हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। हालांकि अगर बांग्लादेश की घरेलू राजनीति को देखें, ध्यान से समझें, तो इन दोनों के संबंध ऐतिहासिक रूप से कहीं अधिक जटिल रहे भी हैं। या अगर यह स्थिति पाकिस्तान और तालिबान जैसे उदाहरणों से तुलना करने की कोशिश करें, सीधे तौर पर अगर हम लोग तुलना करें, तो यह तुलना करने की अनुमति बेसिकली ये नहीं देता। यह संघर्ष मूल रूप से सत्ता का नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की परिभाषा का इसको कह सकते हैं। राष्ट्रवाद की परिभाषा का इसको कह सकते हैं। एक तरफ भाषाई और सांस्कृतिक बंगाली राष्ट्रवाद है, एक तरफ भाषाई और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद जिसको बंगाली रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी तरफ अपेक्षाकृत धार्मिक पहचान पर आधारित राष्ट्रवाद यानी इस्लामिक। यही अंतर भारत बांग्लादेश के संबंधों में तनाव और दूरी की पृष्ठभूमि भी तैयार करता है। हाल की घटनाओं को देखें तो आप इस पृष्ठभूमि को बहुत आसानी से समझ भी सकते हैं। यह कहा जा सकता है कि प्रतीकात्मक मुद्दे और सांस्कृतिक विवाद जो हैं एक दूसरे के माहौल में, सांस्कृतिक विवाद के माहौल में अगर देखें तो यह जल्दी संवेदनशील बन जाते हैं। बांग्लादेश के संदर्भ में अगर देखा जाए ठीक से, तो चीन और पश्चिमी क्षेत्रों में पश्चिमी देशों का अगर देखा जाए, चीन और पश्चिमी देशों का रवैया मुख्य रूप से स्थिरता और हितों पर केंद्रित दिखता है। लेकिन चीन आमतौर पर आंतरिक राजनीतिक संतुलन में सीधे हस्तक्षेप से बचते हुए दीर्घकालिक रणनीतिक उपस्थिति बनाए रखता है, जबकि औरों के साथ ऐसा नहीं है। ऐसी स्थिति में नई सरकार के लिए बड़ी बात क्या होगी? ऐसी स्थिति में नई सरकार के लिए मल्टी डायमेंशनल यानी बहुदिशात्मक विदेश नीति अपनाने की गुंजाइश भी रहती है। रहमान सरकार के साथ भी ये है। भारत के लिए चुनौती केवल ढाका में सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि चुनौती यह है कि भारत अपनी सुरक्षा और पड़ोस नीति को सिर्फ कूटनीतिक प्रक्रिया तक सीमित न रखे। जी हाँ, इसको आगे बढ़ाना होगा। आर्थिक ताकत, संस्थागत क्षमता, सामाजिक स्थिरता और सांस्कृतिक आत्मविश्वास, ये सब राष्ट्रीय सुरक्षा के ही मुद्दे हैं। सभी राष्ट्रीय सुरक्षा का ही हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए भारत को इस संदर्भ में भी सोचना होगा। बांग्लादेश में जो हो रहा है वह किसी एक नेता या पार्टी तक सीमित भी नहीं है। बांग्लादेश में पूरे जो घटनाएं हो रही हैं वो पूरे उपमहाद्वीप की उस साझा पहचान से जुड़ी हुई हैं, जो विविधता, सह अस्तित्व और संतुलन पर अब तक टिकी रही हैं। आगे का रास्ता सच ये है,
अगर निष्कर्ष के रूप में देखें तो आगे का रास्ता टकराव का नहीं बल्कि समझदारी, संयम और दीर्घकालिक सोच की मांग करता है, क्योंकि इस क्षेत्र में स्थिरता अंततः सभी के लिए हित में ही है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अगली बार फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।